हो गया, चलिए बाहर। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो। जय श्री राम। इधर देखो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे माँ चुदी। भाई धंधानी गांड मारी दीदी। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल मैं अपना वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि जिस वीडियो को मैं बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ इस समय जो आप देखेंगे, इसने मुझे निजी तौर पर बड़ा विचलित किया, क्योंकि सूचनाएं लगातार आ रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे एक नागरिक के तौर पर कैसे प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त करूं, कैसे उसको व्यक्त करूं जो मैं फील कर रहा था, जैसा मैं महसूस कर रहा था, मैं आपको उसको कैसे एक कार्यक्रम के तौर पर आपके सामने रखूं, क्योंकि वो अनवरत आती जा रही थी। ये सब 22 तारीख को हमारे देश में जो कुछ एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, उसके इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से संबंधित है। हम भले ही इसको अस्वीकार करें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपने देश में एक ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ले आए हैं जहां एक छोटा मोटा हमने अपने आप से ही गृह युद्ध छेड़ लिया है। हम अपने ही नागरिकों के बीच लगातार हिंसा निमंत्रित करते हुए मिल रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये इतना, जैसा इसके कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से दावे किए गए और जैसा तमाम धार्मिक नेता और अन्य नेता कहा करते हैं, ये एक आस्था का कार्यक्रम था और इस सब में ये उम्मीद की जाती है कि इससे लोगों के मन में शांति बढ़ेगी, लोगों में अशांति कम होगी, सद्व्यवहार बढ़ेगा, प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, सद्विचार आएंगे। इस तरह के भारी भरकम शब्दों से इस तरह के कार्यक्रमों को सजाया संवारा जाता है, बताया जाता है इनके बारे में। बचपन से हम सब लोग किसी भी धर्म के हों, हर धर्म में अपने अपने हिसाब से इनकी कुछ इसी तरह की व्याख्याएं हैं।
लेकिन जो इसके साथ होने वाली परिघटनाएं हैं, जब हम उन पर नजर डालते हैं तो हम चौंक उठते हैं। सच्चाई यह है कि बिल्कुल दूसरी तस्वीर, एकदम उलट तस्वीर सामने आती है। एक बीजेपी के विधायक हैं और उनके पिता जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वो राज्य में विधायक हैं बीजेपी के। उनका बयान आया कि वो एक कम्युनिटी विशेष के लोगों को इशारे में उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि वो चुन चुन के मारेंगे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जिनको उनको मारना है उनकी संख्या 15%। आप इन भारत का अगर सेंसेक्स आप देख, वो भारत का आबादी जनगणना का कोई भी पुराना आंकड़ा आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 15% कौन है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये वीडियो उपलब्ध है। मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। एक दूसरी विधायिका थी, वो भी बीजेपी की हैं, महिला है, गीता जैन। उनका बयान आया कि हमें 5 मिनट दीजिए, हम बहुसंख्यक हैं। अब इसके बाद आप समझिए डॉट 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 इसका क्या मतलब है। भाई हम किससे लड़ रहे हैं? अपनी ही आबादी से हम किसी को मिटा देना, किसी को चुन चुन के मारने का काम करना या इसकी कल्पना करना, इसका क्या मतलब है? इस कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद मीरा रोड जो है बंबई की, वहां एक दंगे की स्थिति बनी हुई है। तमाम प्रशासनिक कार्रवाई हुई, तमाम लोग गिरफ्तार हुए। पहले दिन एक मीरा रोड के मोहल्ले में अल्पसंख्यकों की आबादी है, वहां से एक जुलूस गुजर रहा था। अब एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस चीज ने स्पार्क किया, लेकिन वहां मारपीट हुई, घटना हुई। वहां रहने वाली आबादी ने वहां से गुजर रही गाड़ियों पर हमला किया। वो आबादी अल्पसंख्यकों की थी। ऐसा क्या हुआ कि वो हमला करने पर उतर आए अपने इलाके में? ये सब तथ्य भी किसी जांच का विषय है। और क्योंकि इस पर मैं कुछ कहूंगा या कोई कुछ कहेगा तो उसमें दो तरह की बातें आएंगी कि मेरा कोई पक्ष है, इसलिए मैं अभी इसको खुला छोड़ दे रहा हूं। कोई जांच हो, कोई चीज हो, निकल के आए। लेकिन उसके साथ जो घटनाएं हुई उसके बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन ने एक दूसरे ग्रुप को पूरा मौका दे दिया कि वो जाए और वहां हिंसा करे, और वो आराम से हिंसा करता रहा। पथराव होते रहे, चुन चुन के दुकानों पर जो अल्पसंख्यकों की थी उन पे हमले हुए, तोड़ा ओड़ा गया उनको। उसके बाद बुलडोजर पहुंचे, उन्होंने भी उन्हीं लोगों पर हमला किया, एक तरह से उनको तोड़फाड़ की। एकाएक उनको कानून की रक्षा की याद आ गई। ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अभी एक गिरफ्तारी की खबर है जिसमें एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है कि वो सोशल मीडिया पे गलत चीजें डाल रहा था। थोड़ा मागे हो, थोड़ा मागे हो, थोड़ा मागे हो, मागे हो, मागे हो, मागे हो। हमारे पास ऐसी असंख्य इन लोगों के बयानों के अतिरिक्त, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, ऐसी असंख्य टिप्पणियां मौजूद हैं जिस सबको आप भड़कावे वाली ही मानेंगे। एक चैनल के प्रमुख जो हैं वो बाकायदा अपने ही, उनके ही संस्था द्वारा चलाए गए प्रोग्राम में जिसके वीडियो उपलब्ध हैं, ये कहते हुए मिले कि उन्हें तो अभी 4 लाख मस्जिदों को हटा के वहां मंदिर बनाना है। आप जानते हैं कि भारत देश में एक कानून है कि अयोध्या वाले मसले के अलावा बाकी सभी जगह यथास्थिति कायम रखी जाएगी। जब तक ये कानून है, सबकी जिम्मेदारी है इस कानून का आदर करें। जब तक इस परिस्थिति को सुप्रीम कोर्ट या संसद कोई दूसरी चीज से परिवर्तित नहीं करती, इसके खिलाफ कुछ कहना गैर कानूनी है। लेकिन ये एक चैनल प्रमुख कह रहे हैं और वे भीड़ से ताली लगवा रहे हैं। इसके बाद एक पूरी फहरिस्त है। मैंने कुछ जो सोशल मीडिया पर मेरी आंखों के सामने से गुजरी और जिनको मैं नोट करने की मैंने कोशिश की कल, उनका कुछ हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं। जौनपुर में एक भीड़ ने एक मस्जिद के सामने अपने को जुटा लिया। वहां घंटों डांस वांस होता रहा और एक नारा लगता रहा, तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का।
और इसके बाद बहुत से अश्लील नारे, गालियां, माँ बहन की गालियां, मियाँ शब्द को लेके बहुत सारी गालियां, ये सब होता रहा। आप समझते हैं अगर कहीं कोई एक बहुसंख्यक समुदाय की भीड़ किसी ऐसे मोहल्ले में या किसी ऐसे धार्मिक स्थल के पास जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है जाके ये सब करेगी तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इससे हिंसा के अलावा क्या उपजेगा? जौनपुर में ही नहीं हुआ, धनबाद झारखंड के महुदा बाजार में एक मस्जिद के सामने तलवारें लहराते हुए और एक नारा लगाते हुए, नीम का पत्ता कड़वा है, इसके बाद की लाइन में नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो सीधे गाली है, माँ की गाली है और लिंग से संबंधित गाली है, ये लगाते हुए वहां से गुजरे। आश्चर्यजनक ये है कि ये सब जो कर रहे थे इसको सबको वो अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर लाइव उसको दिखा भी रहे थे, वीडियो बना के डाल रहे थे, अपने इंस्टा अकाउंट्स में रील बना रहे थे। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में लालागंज मार्केट पोस्ट ऑफिस के पास भी ऐसी ही एक भीड़ उसी तरह का नारा, तेल लगाओ डाबर का वगैरह और मियाँ फलाना फलाना, ये नारेबाजी करती हुई मिली। इसका वीडियो ये सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, मैंने कुछ नोट कर लिए हैं आपके सामने दोहराने के लिए। जिन चीजों ने मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे लगता है कुछ मनुष्य होने के नाते, भारतीय होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते, शायद आप भी मेरी तरह सोच रहे हो या कुछ और भी सोच रहे हो, तो भी ये चीजें हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं। आगरा में एक बलोचपुरा लाल ताजगंज एक इलाका है, वहां एक इसी तरह की उन्मादी भीड़ ने नारा लगाते हुए एक मस्जिद का दरवाजा तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश की और वो उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने मस्जिद की कलगी पर भगवा झंडा फहरा दिया। आप सोचिए इसकी अगर कोई प्रतिक्रिया होती तो क्या प्रतिक्रिया होती, और इससे सिवाय दंगे के और क्या हो सकता है। इसी तरह से बिहार में पटना, ये तो और खतरनाक और अजीबोगरीब सी बात है। पटना का एक नर्सिंग होम है, उसमें ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में तमाम लोग भगवा ध्वज वज लिए हुए घुसे हुए थे। एक बच्चे का सिजेरियन से जन्म दिया डॉक्टर ने और उस बच्चे को हाथ में लेके नारा लगाया जय श्री राम, और लोगों ने भी यही नारा लगाया। अब इसका क्या तर्क दिया जा सकता है? मेडिकल साइंस वाले बताएं, जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू इस तरह की चीजों के लिए हैं? उत्तर प्रदेश में हापुड़ से एक वीडियो चल रहा है ट्विटर पे, जिसमें बाकायदा हथियारों को लेके एक वाहन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, फायर कर रहे हैं और एक भीड़ उनके आगे पीछे है। उसके बाद उन गालियों का तो जिक्र ही करना असंभव है, वो कान आपका फाड़ सकती हैं जो उसके साथ प्रयोग में हो रही है खुलेआम। ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, जो आज एक्स कहलाता है, उस पर उपलब्ध है। एक नूपुर जे शर्मा है। नूपुर जे शर्मा इस देश की सबसे बड़ी राइट विंग वेबसाइट ओप इंडिया से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रमुख है। उनका ट्वीट है जिसमें वो बाकायदा, जैसे हम एक आबादी को एक निशाने पर रखते हुए कुछ चीजें कहते हैं, वैसा कहते हुए वो ट्वीट कर रही हैं और वो तो घोषित कर रही हैं कि अब हिंदू राष्ट्र है, आप इससे एडजस्ट कीजिए। कुछ इस तरह का उनका ट्वीट है। इसके बाद महेंद्र की जो विधायक है मीरा रोड की, उनका मैंने आपको बता ही दिया था, सुदर्शन चैनल का बता ही दिया था। मेहदावल संत कबीर नगर में ठीक उसी तरह से एक मस्जिद के ऊपर चढ़ के भीड़ उत्पात मचाती रही, बहुत देर तक, बाद में पुलिस आई, उसने उसे हटाया। संगारेड्डी तेलंगाना, वहां के मेडक जिले का एक वीडियो है जिसे आप कल से देख रहे होंगे, उस बहुत डिस्टर्बिंग है, जिसमें भीड़ एक युवक को पीट रही है। उस मुस्लिम युवक है, उस युवक ने कुछ देर पहले खुद वीडियो बनाया था, वो एक हिंदू के धार्मिक झंडे को लेके आपत्तिजनक ढंग से उसका प्रदर्शन कर रहा था। ये जो परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें दो समुदायों के बहुत सारे ऐसे नौजवान भावनाओं के शिकार हुए हैं, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ दुर्भावना है, ये राजनीति ने इसको जन्म दिया है, लेकिन राजनीति इसका हल नहीं कर रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर मुकदमा दर्ज होने की खबरें हैं और तेलंगाना और कर्नाटक में
इस तरह की विवादों की, ये मैं बंबई में, मुंबई में जो कुछ हो रहा है उससे अलग बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में देवरिया में एक राकेश गुप्ता नाम के युवक को इसी तरह से इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक रील्स डालने के जुर्म में मामला दर्ज हुआ और वो पकड़ा गया है, हिरासत में है। नरही में ये मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के रहते हैं, उनके घर से शायद किलोमीटर भर दूरी होगी इसकी, या उससे भी कम होगी। वहां बाकायदा डीजे लगा के और एक गाली देता हुआ वीडियो प्रसारित हुआ। बाद में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और माँ की गाली देते हुए वीडियो था और वो पकड़ा गया। मतलब उसमें जो लोग थे वो 2-3 लोग उसमें पकड़े गए हैं। शाहजहांपुर में ऋषिदत्त मिश्रा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। ये हनुमान जी के चित्र और रामायण की प्रति जला के मुसलमानों के ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहा था और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। और आगरा और कर्नाटक और तेलंगाना की बात मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या चीज है जो हमारे नौजवानों को इस तरह के षड्यंत्रकारी बनने में और इस तरह की घृणा व्यक्त करने की ओर प्रस्तुत कर रही है? ये अगर हमारी राजनीति इसका उत्तर नहीं देगी और नागरिक समाज इस पर निरपेक्ष बना रहेगा, तो हम अपने देश के लिए कैसी परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं? हम पाकिस्तान का क्लोन क्यों बनना चाह रहे हैं? पाकिस्तान ने अगर कुछ गलत किया है तो वो आलोचना के काबिल है कि वो कॉपी के काबिल है। हम ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप को नष्ट करने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं और इसको हम सामाजिक स्वीकृति क्यों दे रहे हैं? ये एक बहुत कड़वा सवाल है जो मुझे लगा कि मुझे आपसे ही पूछना चाहिए और आपको इसका उत्तर अपने आप में खोजना चाहिए, जैसे मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं और फेल हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है हमारे इर्द गिर्द। इस सिलसिले में जैसा हमेशा होता है, एक विद्वान से मैंने बात की, चूंकि इसलिए भी की कि एक हमारे यहाँ नागरिक संगठन है जिसमें तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स, देश में सब बहुत बड़े पदों पर रहे हुए, भारत सरकार और हमारे विभिन्न ऐसे संस्थानों के प्रमुख रहे हुए जो देश की सुरक्षा करते हैं, देश की एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल करते हैं, देश की संविधान की रक्षा करने वाले संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों का बना हुआ एक संगठन है जो देश में संविधान सम्मत बातों पर सरकार को हमेशा चेताने की चिट्ठियां लिखा करता है। उसके एक सदस्य 1982 बैच के राजू शर्मा हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। तो मुझे कुछ सूचनाएं मिली थी तो मैंने कहा उनसे मैं पूछता हूं। तो ऑफ द रिकॉर्ड जो मैंने उनसे पूछा उसमें वो ये बात को वो ना नहीं कर पाए कि ऐसा वातावरण है कि वो लोग एक चिट्ठी इस बारे में तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर उनके ही बहुत सारे लोगों ने समझाया कि सरकार की ओर से एक अजीब तरह का एक ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की ओर से निकला है, जिसके तहत हो सकता है कि सरकार उसको आपत्तिजनक न मान ले। वो सरकार को संवैधानिक सुझाव देने के लिए पत्र लिखते हैं, अपना ग्रीवांस लिखते हैं, लेकिन हो सकता है सरकार इसको एक मुद्दा मान ले। खैर, मैंने उनसे पूछा कि जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश में है और जो प्रशासनिक व्यवस्था इस समय चल रही है, उसके चलते जो कुछ अयोध्या में हुआ उस पर उनकी क्या राय है। तो सुनिए उनसे मेरी बातचीत। हाँ राजू साहब, तो पहला सवाल ये है, जैसी फोन पे बात हुई थी, ये जो कुछ 22 तारीख को हुआ, संविधान की रोशनी में इस घटना को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? क्या हमारा संविधान हमारे स्टेट हेड को ये जो कुछ जैसे उन्होंने इसमें अपना प्रतिभाग किया, इसकी अनुमति देता है या ये संविधान सम्मत नहीं है? देखिए, संविधान में जहां तक धर्म से जो धर्म से जुड़े हुए सवाल होते हैं या निर्णय होते हैं या कार्यवाही होती है, उसमें एक शब्द है जो कि 1971 में जब संविधान का अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो उसके प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रूलिंग रही हैं, वो अमूमन ये
बेसिक स्ट्रक्चर से जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, उसमें इसको सम्मिलित करती हैं कि धर्म निरपेक्ष हैं, सेक्युलर, जिसका तर्जुमा धर्म निरपेक्ष हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो शब्द हैं, इनको भी कॉन्टेस्ट पॉलिटिकल ग्राउंड में, राजनीति में लगातार किया जाता रहा है। छद्म, धर्मनिरपेक्ष, सूडो सेक्युलरिज्म वगैरह शब्द इस्तेमाल होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक समय में ये भी रूलिंग आई, इस किस्म की रूलिंग आई। अब उसका मैं बहुत ज्ञान उसका मुझे नहीं है, लेकिन एक बार मेरे ख्याल से जस्टिस वर्मा थे जिन्होंने कहा कि भाई हिंदुइज्म वो एक जीवन का तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ। लेकिन ये बात सही है कि आफ्टर ऑल राम जन्मभूमि, ये राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और उन्हीं के निर्णय के आधार पर उनके फैसले में कहा गया कि एक न्यास आप स्थापित करिए और मंदिर बनाइए वगैरह। तो उसकी विवेचना अलग से हुई है। बहुत से लोग उस ऑर्डर को क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में माना जाता है कि आदेश गलत था, अनेक तरह से गलत था वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर मेरी रिस्पॉन्स ये है कि पहले इसमें शासन को भी घेरना जरूरी है और उनसे पूछना जरूरी है औपचारिक रूप में कि उनके अनुसार ये संविधान सम्मत है कि नहीं। अच्छा, मैं दूसरी बात फिर प्रशासनिक तौर पर इस आयोजन करने के क्रम में ये हुआ है कि कम से कम मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं कि 2 दर्जन जगहों पर उग्र भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के मकानों, दुकानों को या उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। तो इस तरह की परिघटना अगर शासन के शीर्ष से लिए गए किसी फैसले से उपजती है और उसी को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, इसको आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? ये अपेक्षित भी था कि इस तरह की घटनाएं होंगी और हो सकती हैं और हो भी रही हैं। सीधी बात तो ये है कि ये सारे कई किस्म के संकेत इस पूरे कार्यक्रम, जो मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद जो भाषण हुआ और जिस तरह से उसको कहा गया कि एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, राम जी 500 साल बाद लौटे हैं वगैरह, तो इससे एक पूरी जो आरएसएस की विचारधारा है या विचार है, उसके अनुरूप है, उससे संगति है उसकी। तो ये जो पूरी घटनाएं अब जो घटी हैं, उनसे उसका वो जो गुनाह बोध था कि भाई कुछ गलत हुआ है, उसका विलोपन हो गया। तो जब ऐसी चीज हो गई कि ये सारे विलोपन जब हो जाएंगे, तो जिस हिंसा का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो हुई आप मुंबई में, या मुंबई में उसके बाद इस घटना के बाद बुलडोजर चला के एक समुदाय के लोगों के घर सारे तबाह कर दिए गए, ये कह के कि वो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। तो इससे ये तो नजर आता है कि झुकाव या रुझान शासन का इन प्रदेशों में और केंद्र में ये बैठ गया है लोगों में, या ये माना जाता है कि ये रुझान एक वर्ग के प्रति है, एक धार्मिक वर्ग के प्रति है। तो ऐसे दृष्टांत लोकतांत्रिक दुनिया में, सभ्य दुनिया में, जैसा भारत में जिनका विकास हो रहा है, एक तरह का बन गया है, ऐसे और कहीं तो मिलते नहीं है। राज्य के धर्म होने का जो मामला है, इंग्लैंड में कहा जाता है, लेकिन वहां कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि वहां के स्टेट का धर्म क्रिश्चियनिटी है। अमेरिका में स्टेट का कोई अमेंडमेंट जो है वो बताता है कोई धर्म वहां का नहीं है, स्टेट का तो धर्म नहीं है कोई। ये सही है कि तमाम वहां नेता जो चुनाव लड़ते हैं वो गॉड
की ओथ लेके अपनी बात कहते हैं बहुत बार, बहुत से नेता, बहुत से लोग बाइबल का भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उस तरह का अभी वातावरण नहीं बना है उन देशों में, ज्यादातर देशों में, जैसी स्थिति हमारे यहाँ है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतांत्रिक देश हैं। तो इस नाते जो जिम्मेदारी हम पर एक लोकतांत्रिक भविष्य की आयद होती है, उसकी रोशनी में जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, जिस रास्ते पे हम बढ़ चुके हैं, क्या भविष्य आपको दिखता है? 1947 में जब हमारा देश बना, अब ये सारी चीजें इतनी कंटेस्ट कर दी गई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत देश 2500 साल पुराना है। अब कुछ लोग ये बात मानते हैं, आप और हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, हम कहेंगे कि जो मॉडर्न जो एक कॉन्सेप्ट होता है देश का, राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कुल मिलाकर प्रकट हुआ या स्थापित हुआ 1947 में। उसके पहले ये जो जगह थी वो कल्चरली एक सिविलाइजेशनल सभ्यतात्मक रूप में खड़ी थी, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में, एक आजाद राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ी थी। वो 1947 में विधिवत स्थापित हुआ और इसीलिए उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाते हैं। और तब जो भी उससे पहले की 200 साल की जो एक स्ट्रगल था आजादी प्राप्त करने का, उनके नेताओं ने एक सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से एक निर्णय लिया जो कि कोडिफाई हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। एक हमारा तरीका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य हम बने, और उसका एक प्रीएम्बल प्राकथन लिखा गया और उसकी पूरी एक व्यवस्था हुई कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे, एक पार्लियामेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा, वगैरह वगैरह। अगर अब जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, हालांकि स्पष्टतः अभी तक संविधान का संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा कि सीए एक्ट आया, सिटीजन का एक एक्ट आया, एक एनआरसी के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें तमाम किस्म के एजिटेशन हुए और ये कहा गया, और सही रूप में कहा गया, कि ये दो तरह की नागरिकता को प्रतिबिंबित करते हैं, की धारणा को प्रतिबिंबित करते हैं, और आप उनके साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। एक को एक रूप में, जो हिंदू है उसको दूसरे रूप में देखा जा रहा है, जो मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक है उनको दूसरे रूप में देखा जा रहा है। तो अगर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ दो किस्म की नागरिकताएं डी जोर, मतलब कि वस्तुतः आ जाएंगी और कानून के हिसाब से भी धीरे धीरे आ जाएंगी, तो ये एक प्रतिगामी, एक एंटी प्रोग्रेसिव, एक लौटने वाला निर्णय होगा। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं होगी। कि क्या हम एक बड़ी साइज के और बड़ी आबादी के पाकिस्तान में बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे वहां अल्पसंख्यक या ऐसे लोग जो धार्मिक विभिन्न मतलब दूसरा मत रखते हैं धर्म के मामलों में, वो सब लोग वहां शिकार हैं जो स्टेट पावर है उसके, और समाज से भी उनके खिलाफ हिंसा होती है। ऐसे कानून बना दिए गए जैसे ब्लास्फेमी का कानून, जिसमें क्रिश्चियंस या हिंदू अगर कहीं फंस जाते हैं तो उनकी जान को खतरा है, और उनमें उनकी अपनी बहुमत आबादी में भी अगर कोई इस तरह की बात करता है जो रेशनल है, और इस तरह के ब्लास्फेमी वगैरह के मामले में अगर वो रेशनल बात कहने की कोशिश करता है, तो कई बार बड़े बड़े नेता उनके हिंसा के शिकार हुए हैं। तो क्या हम घूम फिर के एक पाकिस्तान का एक बड़ी साइज का रेप्लिका बनने जा रहे हैं इस रास्ते पे चल के? हिंदुस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है, या हमारी जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो किस दिशा में बढ़ रही है, इस पे अलग अलग लोग राय प्रकट करते रहे हैं, जो ज्ञानी लोग हैं। और सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल, जिस टर्म का, फ्रेज का इस्तेमाल होता है, वो एक एथनो मेजॉरिटेरियन का इस्तेमाल होता है, कि एथनिक आधार पर, या कहो धर्म के आधार पर, या एक वर्ग के आधार पर
जो बहुमत रखते हैं, जो बहुमत में हैं, उस तरह की डेमोक्रेसी या उस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे इजराइल में है। इजराइल भी अपने आप को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रकट करता है, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे भी। लेकिन वहां पे कई मायनों में, महीन मायनों में, दो किस्म की नागरिकताएं लगभग स्थापित हो गई हैं, डी जोर भी और डी फैक्टो भी, कि एक तरफ जूस हैं और एक तरफ जो अरब लोग जो रहते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि उनके अरब्स के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट में फर्क होता है विभिन्न तरहों से। तो जिस दिशा में हम अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, विशेष रूप से अगर कानून के रूप में देखा जाए, तो जो सबसे पहले विशेष रूप से प्रकट हुआ सिटीजनशिप एक्ट के रूप में, तो उस दिशा से जो आपका सवाल है वो ये है कि हम लोग एक एथनिक मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ अग्रसर हैं बहुत तरीकों से। अभी ये केवल पहले कदम है और उसके असर हम देखते हैं। अब इसके विपरीत में कहा जाता है कि भाई सबके साथ समान व्यवहार होता है, अगर कोई लाभार्थी है तो उसको भी गैस उसी तरह से मिलती है जैसे किसी भी हिंदू को या मुसलमान को गैस एक ही नियम के अंतर्गत मिलती है वगैरह। लेकिन नागरिकता और ग्राहक में फर्क होता है। इंसान केवल ग्राहक नहीं है, केवल ऐसा जीव नहीं है जिसको सिर्फ गैस की और गेहूं की और चावल की और इन चीजों की जरूरत हो। उसके कुछ बुनियादी हक होते हैं, उसका एक नागरिक के रूप में उसका एक अस्तित्व होता है। अगर उसमें उसके साथ असमानता बरती जा रही है, चाहे परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, चाहे लिखित रूप में, चाहे अलिखित रूप में, तो वो फिर आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जो एक ऐसे देश की होती है जो एक खास वर्ग को या एक खास जाति को या एक खास आइडेंटिटी को फेवर करती है। चलिए, आज तो फिर इतना ही। अभी तो वैसे अभी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।